हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल के जे सिंह साहब। जनरल साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत मेहरबानी। आपने हमें फिर से एक बार मौका दिया कि हम आपके जो लिसनर्स हैं उनसे मुखातिब हो सके और उनसे थोड़ी गुफ्तगू कर सके, बातचीत कर सके। कमेंट्स के जरिए पता लगता है कि वो क्या कहते हैं उसके बारे में। जी जनरल साहब, बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू कि हमें एक एक्सपर्ट ओपिनियन जो है वो, और एक आप इतने माशाल्लाह सीजेंड जो है वो सोल्जर रहे हैं, जनरल रहे हैं, और हमारे लिए बड़ी ऑनर है कि आप वक्त आप स्पेयर किया। जनरल साहब, कल मैं परसों देख रहा था कि इंडिया जो है उसके ऊपर अमेरिकन प्रेशर डाल रहे हैं। और अमेरिकन जो है वो पहले तो सरकार डाल रही थी कि भाई आपने जो है वो इतना ऑयल इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। मैं एक न्यूयॉर्क टाइम्स का सर्वे आया, सर्वे क्या स्टैटिस्टिक्स थे कि जब से ये वॉर शुरू हुई है, इंडिया ने 317% अपनी जो ट्रेड है वो रशिया से बढ़ा दी। तो जो वेस्टर्न मीडिया है या जो वेस्टर्न्स हैं वो ये बात कर रहे हैं कि इंडिया जो ऑटोनमस पोजीशन ले रहा है और रशिया से तेल ले रहा है, तो ये उनको बड़ी चुभ रही है। इंडिया तो ये कहता है कि हम तो 0.2%, जिस तरह के वो उन्होंने भी कहा। लेकिन व्हाट इज अ व्यू, आप क्या समझते हैं, क्या मामलात जो हैं वो खराब हो सकते हैं, या इंडिया को जो है वो जो वेस्ट इस वक्त देख रहा है कि भाई ये जो अभी तो ये पूरे आज़ाद भी नहीं हुए, इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है इतनी इंडिपेंडेंट भी नहीं हुई, तो अभी से ये सर्ट करना शुरू कर दिया है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? व्हाट इज अ माइंडसेट इन इंडिया, सर? कमर साहब, एक चीज़ तो ये है कि हर मुल्क को ये हक है कि वो अपनी आवाम के लिए एक ऐसी एक ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाए, एक ऐसा तरीका बनाए कि उसको जो भी चीज़ चाहिए वो सबसे सस्ते दामों पे मिले। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। देखिए, जब रशिया ने ये खुराफात शुरू की एक तरह से, शुरू तो रशिया ने ही की, हालांकि उनको उकसाया गया, ये भी एक बात है जो कही जाती है। नेटो ने उनको उकसाया, लेकिन जो भी हुआ शुरुआत तो रशिया से हुई। उससे पहले इमरान साहब भी रशिया गए थे। आज अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के आर्टिलरी शेल यूक्रेन के पास है, पहुंच रहे हैं 122 मिलीमीटर, वहां जा रहे हैं, तो वो हो रहा है। तो हर हर मुल्क के पास एक तरह से इजाजत है, आज़ादी है कि आप अपने लिए। अब आप देखिए, 122 मिलीमीटर तो वैसे ही पुरानी गन थी, आपने उसका फायदा उठाया, आपको ब्रिटिशर्स ने इसमें मदद की। उस वक्त पे बाजवा साहब गए थे उधर, सैंडर्स गए थे, तो ये बातचीत हुई, अब बाहर आ रही है। तो जहां तक हमारा सवाल है, हम सच्ची में, ये जयशंकर साहब ने भी बोला है, पुरी साहब ने भी बोला है, हम कोई इतना ऑयल उधर से नहीं ले रहे हैं, कुछ ले रहे हैं। और लेना भी चाहिए, क्योंकि आ, ऐसा नहीं है कि कुछ एनर्जी अभी भी यूरोपियन यूनियन के मुल्क रशिया से ले रहे हैं। सबने तो नहीं रोकी, और शायद रोकनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि उस मुल्क ने अपना काम तो करना है। तो मेरा तो नजरिया ये है चीमा साहब कि इसमें अमेरिका बोल रहा है, उसको बोलने का हक है, लेकिन फायदा तो अमेरिका को ही हो रहा है ना। देखिए, अमेरिका का पेट्रोकेमिकल का जो रिजर्व था वहां से निकाल कर उन्होंने बेच दिया, और आज जितने भी हथियार जा रहे हैं वो अमेरिका से जा रहे हैं। तो अमेरिकन आर्म्स कंपनी का, देखिए, सब कह रहे हैं कि इस लड़ाई में कोई जीतने वाला नहीं है, सिर्फ हारेंगे। रशिया भी हारेगा, यूक्रेन भी हारेगा, यूरोपियन यूनियन बहुत ज्यादा हारेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, एक चुप चुपीते एक लड़ाई को जीत रहा है, और वो कौन है? वो है अमेरिका की आर्म्स इंडस्ट्री। उनको ऑर्डर मिलते जा रहे हैं, और लंबे ऑर्डर मिलते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, लंबे ऑर्डर मिलते जा रहे हैं। और जिसके पास ये वो है, ये काबिलियत है, अभी कहा जा रहा है, आप पढ़ेंगे अखबार में, कुछ सीक्रेट नहीं है और कुछ छुपाना भी नहीं चाहिए। हिंदुस्तान की तो ये रिवायत रही है कि खुला, आप देखिए क्या है। हमारे एक जो एमनिशन बनाने वाले हैं, उनको पिनाका के रॉकेट्स का ऑर्डर मिला है, सोलर का ऑर्डर मिला है। मैं पढ़ता रहता हूँ अखबारों में
देखता रहता हूँ, रिपोर्ट हुआ है। वो क्यों नहीं मिलना चाहिए? अगर आप में काबिलियत है, उस मुल्क की ज़रूरत है, तो आप देंगे उसको, आपके पास वो है। लेकिन अब बेहतर तो ये होगा कि ये लड़ाई खत्म ही कर दी जाए किस तरीके से। जन साहब, लड़ाई तो ज़ाहिर बात है ख़त्म नहीं हो रही, लेकिन मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो इंडिया इतना एक ऑटोनोमस पोजीशन ले रहा है, भारत के मैं डॉक्टर जयशंकर साहब को सुन रहा था, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के हेड को, वो कह रहे थे कि हमारी कोशिश ये है कि हम ये जो कॉलोनियल माइंडसेट है, इससे अपने आप को लिबरेट करें। तो आप समझते हैं कि इंडिया के अंदर वो एक चीज़ पैदा हो रही है कि भाई हाँ, हमें ये डिक्टेशन और ये जो कॉलोनियल माइंडसेट है, इससे निकलना है और अपने आप को आज़ाद करना है? देखिए कमर साहब, पहले तो ये जो हमारे मुल्क की फॉरेन पॉलिसी है, वो उसमें एक नया रंग चढ़ा है। ये नहीं कहते कि पूरा बदला है। नॉन अलाइनमेंट इंडिया की पॉलिसी थी शुरू से। हम उस टाइम पर इतने मजबूत नहीं थे। आपने तो सिएटो में चले गए, सेंटो में चले गए, आपने तो अमेरिका और चाइना के बीच में मिडवाइफ का काम किया। आप निक्सन और किसिंजर को वहां लेकर गए और देखिए उससे क्या हुआ। आज चाइना कितना बड़ा हो गया। तो खैर, वो उस टाइम की जरूरत थी, आपके मुल्क ने किया। लेकिन हमारा नजरिया उस टाइम पर भी ये था कि हम नॉन अलाइंड ब्लॉक के एक तरह से लीडर थे और उसको अमेरिका ठीक तरीके से नहीं लेता था उस टाइम पे। अमेरिका हमको अमेरिका के बहुत लोग मुझे मिलते हैं जो कहते हैं कि आप लोग बहुत डिफिकल्ट हो, आप बहुत इंडिपेंडेंट चलते हो। आप तो हम शुरू से नॉन अलाइनमेंट में तो थे, अब थोड़ा और हम फर्मली कह रहे हैं कि हम अपने इंटरेस्ट के लिए चलेंगे। तो आप उसको कह सकते हो नॉन अलाइनमेंट 1.0, ये है नॉन अलाइनमेंट 2.0। थोड़ा खुले तौर पे हम कह रहे हैं। और मैं आपसे कमर साहब एक बात और कहना चाहता था। देखिए, हमारा अमेरिका के साथ एक पार्टनरशिप है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो 2016 में, माफ करिए 200 नहीं, 2016 में एक पैक्ट होता है जिसको एलएसए बोलते हैं, जो अमेरिका ने कई मुल्कों के साथ किया है। जब इंडिया के साथ किया तो दिक्कतें आई और उसका नाम दिया गया लेमोआ, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। सीधा था एलएसए, लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट। बट इंडिया के साथ करते वक्त उसको बदलाव करना पड़ा, उसको एक नया जामा पहनाना पड़ा, क्योंकि इंडिया में वो एक्सेप्ट ही नहीं होता उसके बिना। उसके कुछ 2 साल बाद एक और एग्रीमेंट किया गया जिसको बाकी सब मुल्क कहते हैं कॉमकासा, जो कम्युनिकेशन वगैरह की सिक्योरिटी पे होता है। इंडिया के साथ जब किया गया तो उसका नाम दिया गया सिस्मोआ। अगेन, उसमें एक इंडियन टच था। तो कमर साहब, हमारे साथ जो मुआवजे भी होते हैं, जो जो एग्रीमेंट भी किए जाते हैं, उसमें इंडियन तड़का जरूर लगता है। और अभी जब बैका हुआ तब भी हुआ। तो मुल्क, अब देखिए, वर्ल्ड के आप नंबर 3 इकॉनमी है। जिस तरीके से इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, तो इंडिया की बात तो सुननी पड़ेगी ना थोड़ा बहुत तो। ऐसा तो नहीं है आप इंडिया को ऑर्डर अप आउट तो नहीं कर सकते। तो अगर और इंडिया के किसी भी लीडर ने ऐसे नहीं कहा कि हम अमेरिका के साथ नहीं। मोदी साहब को मौका मिला, उन्होंने पुतिन साहब को बोला कि ये वक्त नहीं है लड़ने का। और राजनाथ सिंह जी ने फोन करके बोला उनके फॉरेन मिनिस्टर लावरोव को कि आप न्यूक्लियर की ये क्या कहानी छोड़ छेड़ बैठे हैं। ऐसी कहानी तो नवाज शरीफ ने छेड़ी थी कारगिल से पहले, और उसके उसको लेने के देने पड़ गए थे। तो आप ये क्या छेड़ बैठे हैं, मत छेड़िए। जलसा फिर ये बता दें कि ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने और डॉक्टर जयशंकर ने ये जो बातें की हैं रशियंस के साथ, आप क्या समझते हैं कि ये जो बात करना है, ये फिर मगरब वेस्ट का प्रेशर ही था कि आप ने उसके ऊपर उनसे बात की, उनको कहा कि जंग गलत चीज़ है, और उसके बाद वेस्ट ने कोर्ट करना शुरू कर दिया नरेंद्र मोदी को और अपनी तरफ लेना शुरू कर दिया कि देखो इंडिया का वजीर आजम भी हमारी बात कर रहा है। तो आप समझते हैं कि कोई प्रेशर है मगरब की तरफ से, और अभी फिर डॉक्टर जयशंकर रशिया जा रहे हैं, तो क्या कोई अमेरिका का पैगाम लेके जा रहे हैं? देखिए,
प्रेशर कह लीजिए, समझाने की बात कर लीजिए। अ, बात ये है, जब आजकल कोई आपकी फॉरेन पॉलिसी की बढ़ाई करता है ना, तो आपको उसको एकदम सीधा फेस वैल्यू पे नहीं लेना चाहिए। इमरान खान आजकल हमारे मुल्क की फॉरेन पॉलिसी की बहुत बड़ाई कर रहे हैं। बहुत हमारे फैन इमरान खान बने हुए हैं आजकल। पर वो इमरान खान हमारे फैन नहीं है। वो पाकिस्तान की जो पूरी सरकार है, उसका उसको डुबोने के लिए इंडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम इस बात को समझें कि कोई जब आपकी बड़ाई कर रहा है आजकल फॉरेन पॉलिसी में, तो ये ज़रूरी नहीं है वो अपने पर्पज़ के लिए कर रहा है। वो अपने पर्पज़ को आगे ले जाने के लिए एक खेल खेल रहा है। तो इसी तरीके से इसमें जयशंकर साहब जा रहे हैं रशिया, बातचीत होगी, कई मुद्दे होंगे और होने भी चाहिए, क्यों नहीं? इंडिया का एक रोल बनता है, पहले मोदी साहब ने भी कोशिश की है। अगर हम किसी तरीके से देखिए ऐसा है, कई लोग कहते थे कि इंडिया ने ये थोड़ा-सा ये बीच का रास्ता क्यों पकड़ा हुआ है? क्यों बीच का रास्ता पकड़ा हुआ है? क्यों नहीं रशिया को एकदम क्रिटिसाइज़ कर देते? पर देखिए अगर सबने ये रास्ता पकड़ लिया, तो रशिया को मनाएगा कौन? कोई तो चाहिए जो उनसे बातचीत करे, जो उनके उनके खाली उनके साथ कुछ ऐसे ताल्लुकात हैं, जो हम तोड़ना नहीं चाहते और क्यों तोड़े हम? तो लेकिन उसके अलावा भी हम रशिया के साथ ऐसी हालत में नहीं जाना चाहते। आप उनको एक कॉर्नर में ले जाएँ और सारा वर्ल्ड उनके पीछे पड़ जाए, तो बात कौन करेगा हमसे? तो आज तो रशिया के ऊपर प्रेशर डालने के लिए या तो चाइना है, जो कि डाल ही नहीं रहा, या इंडिया है और एक कंट्री जो सरप्राइजिंगली एक नई कंट्री जो इसमें है वो तुर्की टर्की, क्योंकि सबने बाहर उधर से निकलना है बॉस्फोरस से, तो बाहर निकलने के लिए रास्ता टर्की से है। तो आपने अगर व्हीट को बाहर निकालना है, गेहूँ को, तो टर्की से आना पड़ेगा। तो टर्की भी मीडिएशन कर रहा है और करने का उसको उसके पास है ये वो ऐसी ज्योग्राफिकल पोज़ीशन में है, जैसे आप हैं कि चाहे कुछ भी कर लें पर अमेरिका आपसे एंगेज रहना चाहता है। तो मेरे नज़रिए से प्रेशर तो मैं नहीं मानूँगा, पर एक-दूसरे की बातचीत, एक-दूसरे की नज़रिए के बारे में सेंसिटिविटी ज़रूरी होनी चाहिए। अच्छा जनरल साहब एक बात बताएं, चाइना के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने अपनी जो थर्ड टर्म अपने आप को दे दी है और जो नेशनल कांग्रेस है उसने थर्ड टर्म दी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने शी जिनपिंग को मुबारक नहीं दी और ना अच्छे कोई इस तरह पैगाम भेजे, लेकिन उन्होंने ये जो गुजरात में जो पुल गिरा तो उन्होंने एक कंडोलेंसेस का पैगाम भेज दिया। क्या ये एक डेलिबरेट मूव है इंडिया की तरफ से कोल्ड शोल्डर दिखाना, या क्या आप समझते हैं कि, बल्कि मैं देख रहा था कि जो चाइनीज एम्बेसडर हैं जाते हुए फेयरवेल कॉल भी दे के गए हैं डॉक्टर जयशंकर को। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी एक कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं, आप क्या समझते हैं ये डोमेस्टिक एपेटाइट के लिए है? क्योंकि ट्रेड तो बढ़ती जा रही है, 130 अरब डॉलर की हो गई है, लेकिन की कहते ने उतू उतू रुसे ते अंदरों अंदरों तुसी जनाब काम कर रहे हो। नहीं, नहीं। खबर साहब, ਇਹ ਨੂਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਾਡੀ ਐਲਏਸੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ। एंड ਜਿਹੜਾ चाइना का नज़रिया है कि भाई आप ऐसा करें कि बाकी सब चीज़ों को पीछे डाल दें और ट्रेड के ऊपर रखें फोकस और बॉर्डर शॉर्डर को भी भूल जाए। अब 2 मुल्क जिनके पास न्यूक्लियर असला है, इस तरह का हालत देखिए 2013-14 में काफ़ी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स डिसाइड हुए थे, जिसकी वजह से दोनों पेट्रोल आमने-सामने आने पे मैं खुद सिक्किम में कोर कमांडर था, बैनर ड्रिल और दूसरी चीज़ें होती थी और ये बहुत एक अच्छा कामयाब तरीका था, एक-दूसरे को अपना क्लेम दिखाने का और फिर वापस चले जाने का। अब वो जो है वो उसको चाइना ने तोड़ दिया और चाइना जैसे मुल्क को ऐसे एग्रीमेंट को तोड़ देना, ये तो बिल्कुल
गैर वाजिब है, इसको माना तो नहीं जा सकता किसी भी अंदाज से। तो आते हैं वापस उसी बात पे कि शी जिनपिंग ने सारे चीज़ों पे कब्जा कर लिया है। ये कोई बहुत अच्छी बात तो है नहीं, क्योंकि एक एक पॉलिसी बना गए थे डंग ज़ियाओपिंग, जिसकी वजह से चीन इतना आगे आया कि 68 पार करते ही आप हट जाएँ और 67 तक आप रह सकते हैं गवर्नेंस में, और 2 टर्म से ज़्यादा आपको मिलेंगे नहीं। तो आपने वो सब का तो तोड़ दिया उसे, और एक आदमी के हाथ में सब कुछ दे दिया। और जो भी उनके बरखिलाफ कुछ भी कहने की काबिलियत रखता था, चाइना यूथ लीग, हू जिनताओ और वेन जियाओबिंग, इन सबको बाहर निकाल दिया, वांग को भी बाहर निकाल दिया। तो और जो इंडिया और चाइना के बीच में बातचीत चलती थी, तो उसको भी आपने यांग वाईची, उसको भी बाहर निकाल दिया, आपने बोला आप जाइए। तो ये तो कोई बहुत अच्छी बात तो है नहीं। चाइना के हालात भी काफ़ी हद तक मुश्किल है। मैं तो आपसे पूछना चाहता था कमर साहब, जी अभी जी। आपके वज़ीर-ए-आज़म वहाँ पहुँचे हुए हैं, नवाज़ शरीफ साहब, और सुना है कि वो उनसे बातचीत कर रहे हैं कि ML1 के लिए हमको $6.8 बिलियन का जो आपने कर्ज़ा दो या अ, कोई ग्रांट दो और इसको आगे लेकर जाना है। तो चीनी तो इसको टाल रहे हैं, पिछले 3-4 साल से टाल रहे हैं। और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, और क्या पाकिस्तान का जो आम आवाम है, उसको सीपेक का कुछ फ़ायदा हुआ है? जल साहब, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया और यहाँ पे बड़ी आजकल बहस हो रही है। देखें, लार्जली जो सीपैक का पहला फेज था ना, दैट वाज अबाउट एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदरवाइज इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना था। वो तो किसी हद तक जो है वो चीज़ें डेवलप हो गई थी। और लेकिन फुली डेवलप नहीं हुई। जिस तरह ग्वादर में अभी भी बिजली जो है वो पैदा नहीं हो रही है, एंड वी हैव टू इम्पोर्ट द एनर्जी फ्रॉम ईरान ग्वादर को बिजली देने के लिए। सेकंड उसका फेस जो था वो डेफिनेटली एससीजीज थी, स्मॉल इंडस्ट्रियल जोन्स वगैरह थे, एग्रीकल्चरल आउटपुट बढ़ानी थी, फिर इन सारे प्रोसेस का फ़ायदा उठा के चीज़ें एक्सपोर्ट करना, मार्केट डेवलप करना था, और इसको करके बाहर प्रोडक्ट भेजना था ताकि एक्सपोर्ट वगैरह होती। अब वो हुआ ये कि 2018 में जब इमरान खान आए, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस सारे सी पैक के प्रोजेक्ट्स को रिव्यू करना शुरू कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा था। अब अभी भी कहा जा रहा है कि $30 बिलियन के करीब जो कर्जा है वो तकरीबन चाइना का है। अब जब कर्जा इतना ज्यादा था, हर तरफ कर्जा देना था, तो उन्होंने क्या किया, जब रिव्यू करना शुरू किया, एंड दे शेयर्ड सम पार्ट ऑफ द डील्स ऑफ विद चाइना विद द IMF और वर्ल्ड बैंक, दुनिया के साथ शेयर करनी शुरू कर दी अमेरिकन के साथ, जिसको चाइनीज ने बड़ा नापसंद किया बेसिकली, कि ये क्या कर रहे हैं आप, इंफॉर्मेशन क्यों शेयर कर रहे हैं, हमारी आपकी डील है इंफॉर्मेशन। अब जारी बात है ये चीज़ें पब्लिक डोमेन में भी नहीं थी, वहां से चाइनीज नाराज हुए, फिर बीच में सिक्योरिटी का मसला भी बन गया बलूचिस्तान के अंदर। तो वो जो सी पैक है दैट गॉट स्लो, वो स्लो हो गया। और जब उनके जो चाइनीज प्रोजेक्ट्स के ऊपर अटैक होने शुरू हो गए, कुछ सी पैक प्रोजेक्ट्स थे, कुछ नॉन सी पैक प्रोजेक्ट्स भी थे, तो वो दोनों जो थे उनके इश्यूज थे। सो लार्जली वो सारे का सारा जो सी पैक का जो मोमेंटम था वो टूट गया, और एक तरफ हमने उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिए। फिर जब हम IMF के पास जाते थे तो अमेरिकन हमें कहते थे भाई ये क्या, आप क्या कर रहे हैं, आपने कितने पैसे देने हैं, हमें बताएं क्या है, और ताकि वो एक लार्जर इंफॉर्मेशन भी मिले। और हम, आप जो IMF से पैसा या इधर वाले वेस्टर्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लेंगे, वो हम चाइना की तरफ आपको ट्रांसफ़र नहीं करने देंगे। सो लार्जली इसका कोई पब्लिक में फ़ायदा अभी तक ट्रांसफ़र नहीं हुआ, क्योंकि उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि जैसे रिसेंटली एक हकूक़ हल की या कोई मूवमेंट चली बलूचिस्तान के अंदर, जिसमें जमात इस्लामी के एक जो लीडर हैं वो इमर्ज किए। उन्होंने वहाँ पे बलूचिस्तान में ख़वातीन को, मर्दों को बाहर निकाला और कहा कि भाई ये देखो हर जगह चेक पोस्टें बन गई, सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस लग गई, इतना कुछ हो गया, लेकिन हमारा सारा कुछ टेक ओवर तो कर लिया इन्होंने, लेकिन हमें दे नहीं रहे। इस तरह फिशिंग इंडस्ट्री लोकल्स के हाथों से निकल के बड़े
मछेरों के पास चली गई, वो बड़ी बड़ी लेके आते थे और वो करते थे। सो लोगों ने बड़े प्रोटेस्ट किए। सो बलोचिस्तान जो है वो एक नई डायरेक्शन में जा रहा है, और वो दैट इज इन द डायरेक्शन कि जो बलोच नेशनलिस्ट थे या बलोच मेन स्ट्रीम लीडर्स जो थे, उनके अंदर एक रिलीजियस टेंडेंसी आ गई है, बिकॉज द एंटायर अपरेटस हैज फेल्ड टू डिलीवर द वे इट शुड हैव डिलीवर। सो लोगों ने मौलवियों की बात सुनना शुरू हो गई है। पश्तून बेल्ट में लेट से मौलाना फजलुर रहमान जो मेन स्ट्रीम लीडर, उनकी बात सुनी जा रही है। जो बलोच बेल्ट है वहाँ पे बहुत सारे एरियाज में और लोगों की बातें भी सुनी जा रही हैं, जिसमें जमात इस्लामी इज ऑल्सो प्लेइंग रोल। लेकिन ऑन ग्राउंड जो है वो चीज़ नहीं हुई। फॉर एग्जाम्पल लाहौर वाला जो एक हमें ऑरेंज लाइन ट्रेन प्रोजेक्ट मिला था, वो दैट वाज $1 बिलियन का प्रोजेक्ट था। अभी कराची में इस तरह का एक प्रोजेक्ट, अभी उसकी भी बात चल रही है कि वो कराची सर्कुलर रेलवे की बात चल रही है कि वो बने। सो वो जो प्रोजेक्ट जो अर्बन एरियाज में थे ये नॉन सी पैक प्रोजेक्ट, बिकॉज टेक्निकली इनका सी पैक के से ताल्लुक नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट ने ले लिया सो दैट टू विन इलेक्शंस एंड वो लोगों के अंदर के भाई देखो हमने ये प्रोजेक्ट्स भी लगाए हैं इस तरह उस तरह। सो उसमें भी बर्डन ऊपर है, एक्चुअल बेनिफिट अभी ट्रांसफर नहीं हुआ, प्रोजेक्ट्स पॉलिटिकली कंट्रोवर्शियल हो गए। चाइनीज़ का इमरान खान के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग गया। बीच में जो हमारे चाइनीज़ एम्बेसडर हैं इस्लामाबाद में, वो कुछ माह के लिए बीजिंग चले गए, and he left his position, and the DHM was dealing the issues here in Islamabad, which was again sort of एक silent सा messaging थी to downgrade the relations or something like that, because why इमरान खान जो है उसने क्यों question mark लगाया हमारे ऊपर and all this। और अभी ये जो ML1 की आपने बात की है, now the Sharifs are back, सिक्योरिटी का क्वेश्चन इज अ टॉप मोस्ट प्रायोरिटी एजेंडा के चाइनीज प्रोजेक्ट्स की, चाइनीज पर्सनल की जो सिक्योरिटी है उस हवाले से। सो वो एक जो चीज़ है जल साहब, वो दैट इज स्टिल देयर, और उसके ऊपर चाइनीज कहते हैं कि वी वांट टू सेंड आवर प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज, जिसको पाकिस्तान हैज सेड नो कि आप प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी यहाँ नहीं लेके आ सकते, बिकॉज वी रेज 2 सिक्योरिटी डिविजन्स फॉर दैट पर्टिकुलरली। और द क्वेश्चन इज नॉट दैट देयर इज नो कैपेसिटी ऑफ securing the projects or the people of the Chinese. The question is कि कई दफ़ा चीज़ें इतनी prolong होती हैं कि एक भी चाइनी कहीं मारा जाए तो वो that makes a national और global headline बनती है कि वो देखो वो क्या है। सो वो सारा जो चाइनीज़ को थ्रेट है वो जनरल पब्लिक से कोई थ्रेट नहीं है, कोई आवाम के अंदर उनके बारे में कोई नफरत नहीं, किसी फॉरनर के बारे में इस तरह नफरत नहीं लार्जली होती। बट ये वो जो बलोच मिलिटेंट्स हैं उनकी तरफ से ये प्रॉब्लम आ रहा है कि वो जो वो दे आर चैलेंजिंग द स्टेट, और उनको बहुत हद तक मैनेज किया गया, फिर वो कहीं अफगानिस्तान भाग जाते हैं, कभी इधर छुप ये कर वो कर। सो उसको जो हवाएं दी गई रीजन से और वो सारा हुआ, वो मामला खराब हुए। सो नाउ सीपैक जो है एक्चुअल उसका जो फायदा था वो ये था कि वो एक्सपोर्ट लेट एक प्रोजेक्ट था, ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे एक्सपोर्ट करता है, इकोनॉमी जीडीपी उठाता। सो फॉर अ मोमेंट सो दिस वाज एफडीआई, लेकिन दिस एफडीआई टर्न्ड इनटू जो कि आप कह रहे हैं, सो दिस डेवलपमेंट इज एट द, so this debt is at the cost of development as well. This is a one way of what we look at it in Pakistan कि भाई लेकिन वो लेकिन अब चाइनीज दे आर हैप्पी टू हैव शरीफ्स बैक, बिकॉज शी जिनपिंग ने रिसेंटली एससीओ में भी बड़ी तारीफ की थी शहबाज शरीफ। ही इज अ डूअर कहा जाता है इसको, ये एक्टिव बंदा है, मतलब व्हेन इट कम्स टू ब्यूरोक्रेसी निज़ाम चलाना। 10 years बल्कि 10 years नहीं ज़्यादा, 3 times चीफ मिनिस्टर पंजाब रहे हैं, 10 years कंसेक्टिव रहा है। ही इज गिवन लॉट ऑफ नेम, शहबाज स्पीड, सो बड़ा बड़ा मतलब इसको नाम दिए जाते हैं, काम करने वाला बंदा है। सो नो ही इज अ प्राइम मिनिस्टर, उसके चैलेंजेस बढ़ गए हैं बिकॉज नेशनल किटी में पैसा नहीं है। सो अब वो दोबारा गए हैं। सो मुझे लग रहा है ये ML1 हो, चाइना सर्कुलर हो, कराची सर्कुलर रेल प्रोजेक्ट हो, या बाकी सब दोबारा शुरू हो जाएंगे। और ये दोबारा इसलिए शुरू हो जाएंगे बिकॉज देयर वाज अ ब्रेक फॉर लॉन्ग टाइम एंड चाइनीज हैव रियलाइज्ड दैट देयर इज नो, ऑब्वियसली इसके बाद किसने आना है, अगर हमने इसको भी पुश नहीं करना तो इमरान तो गया। So I think the Chinese have showed a serious displayer to the Imran and his government. That is one of the reasons I think the establishment वगैरह ने अपनी जो सपोर्ट थी वो पुल बैक कर ली इनसे। सो ये चीज़ें मेरा ख्याल है कि ये सो टेक्निकली बेनिफिट्स ऑन द ग्राउंड आर नॉट, बर्डन बढ़ गए, बट स्टिल वी हैव अ infrastructure which has a potential to turn around things.
सो हम उसको क्या यूज कर पाते हैं प्रॉपरली, नहीं कर पाते, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। कमर साहब, मेरे ना, क्योंकि मैं इसके ऊपर पीएचडी कर रहा हूँ और आपने अच्छा, गुड। बहुत बढ़िया मुझे ये इनपुट्स दिए हैं। मैं अच्छा। आपको इसमें को आप तो मेरी थीसिस में आप आएँगे ज़रूर, और मैं आपसे इसमें 2-3 छोटे सवाल और पूछना चाहता था जी, पूछ लें, पूछ लें। कि जैसे अभी बोला जा रहा है कि कोल बेस्ड पावर प्लांट्स नहीं होंगे, तो हम्म। जो ग्वादर का भी पावर प्लांट है, वो कोल बेस्ड होना है, क्योंकि वो भी कोल बेस्ड है। और इसके अलावा एक पहले हम वीडियो देखते थे कि क्यों नहीं आती पाकिस्तान इच बिजली, एक बड़ी अच्छी एक वीडियो होता था और बड़ा मजेदार होता था, मतलब ऐसे नहीं कि म्यूजिक के हिसाब से। तो दो छोटे सवाल हैं इसमें, एक तो ये है, क्या पाकिस्तान में अब बिजली की हालत पहले से बेहतर है तो कितनी है, और अगर कोल बेस्ड प्लांट के ऊपर रोक लग जाती है तो फिर हम क्या करेंगे, कैसे आगे जाएंगे? जल साहब, इसमें एक चीज तो ये है कि बिजली की हालत तो बेहतर है। प्रॉब्लम मेरा ख्याल है बिजली नहीं है इस वक्त, कैपेसिटी है कि जितनी जरूरत हमें चाहिए हम उतनी बिजली बना सकें। जो एनर्जी मिक्स है उसमें प्रॉब्लम है। अब हम एक एग्रेरियन मुल्क हैं, पानी भी बहुत है, लेकिन हमारे पास वो डैम्स ना होने की वजह से वो पानी सारा बह जाता है। सो हमें जो बिजली बनानी पड़ती है वो फिर थर्मल से बनानी पड़ती है, ऑयल ऑयल से बनानी पड़ती है। वो हमारा जो एनर्जी मिक्स है वो खराब है। सो अब बड़े प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं पाकिस्तान में जो कि 2026-27 तक जो कंप्लीट हो जाएंगे, और फिर हम ये है कि काफ़ी ज़्यादा बिजली जो है वो पानी से, हाइड्रो से दोबारा बनानी शुरू कर देंगे। चाइनीज़ के साथ मिलके हम ये गिलगित बल्तिस्तान ऊपर टॉप के जो एरियाज़ हैं वहाँ पे वो बड़े प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं। सो एक तो ये चीज़ है, बिजली पाकिस्तान में है लार्जली। ये गर्मियों में बिजली जाती रही है, ये नहीं कि नहीं जाती रही, लेकिन उसकी वजह शायद ये भी है कि अब हमारा प्रॉब्लम ये है कि वी आर ए नेट इम्पोर्टर ऑफ, जाहिर बात है, इसके ऑयल के हैं। तो समटाइम्स बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू आ जाता है। समटाइम्स ऑयल हम जो प्रेफर्ड टर्म्स एंड कंडीशन से लेते हैं उनसे, क्या नाम है, सऊदी से डेफर्ड पेमेंट पे ऑयल लेते हैं, तो वो कई दफ़ा डील प्रॉपर नहीं हो रही होती। तो इस वजह से, लेकिन हमने वो जो आईपीपीज लगाए थे, ये वो उनसे बिजली बन रही है, कोल से भी किसी हद तक बन रही है, लेकिन ऑब्वियसली कोल के भी हमारे चैलेंजेस हैं, क्योंकि हम पहले वो आई थिंक ब्राज़ील, साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका और अफ़गानिस्तान से कोल लेते थे। वो सारा सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई है उसमें। अफगानिस्तान ने रेट बढ़ा दिए जब हमें उनको पता चला कि हमें कोयला कहीं और से लेना है। अफ्रीका से हमें ये कोविड में सारी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई। सो वो जो कोल वाले प्रोजेक्ट्स हैं वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम है, बिकॉज उसके लिए आपको एक चीज़ चाहिए। सो दैट इज़ वाई वी आर गेटिंग इनटू 10,000 मेगावाट का हम जो है ना इसकी रीन्यूएबल एनर्जी इसकी तरफ जा रहे हैं, ताकि हमारी ये वंस फॉर ऑल ये चीज़, तो वो चाइनीज आर विलिंग टू पुट मनी देयर। तो ठीक है, हम आपको यही सोच सकते हैं कि आपके मुल्क के डेवलपमेंट में आप थोड़े अपने आप को महफूज रखें, क्योंकि पहले भी हुआ कि राजपाक्सा साहब ने अपने इलाके में हम्बन टोटा बना डाला और मटाला का हवाई अड्डा बना डाला, और नवाज शरीफ साहब ने सीपैक के प्रोजेक्ट्स को पंजाब में ले गए और एक वेस्टर्न लाइन बना डाली, सॉरी ईस्टर्न लाइन बना डाली। अ, हाँ, तो इस तरीके से जो प्रोजेक्ट्स के अंदर जो सूबों के बीच में चलता है ना कि कुछ हम ले लें, कुछ वो कर दें, जैसे कहते हैं कि कोहाला का जो डैम बनेगा और दासू और कोहाला में जो डैम बन रहे हैं हाइड्रो पावर के, उसमें कहा तो ये जा रहा है कि गिलगिट बाल्टिस्तान के लोगों को हटाया जाएगा, उनको डिस्प्लेस किया जाएगा, सबमर्जेंस भी वहीं होगा। पर कहते हैं पावर स्टेशन को खैबर पख्तूनख्वा में बना दो, इमरान साहब की ये देन है, और रॉयल्टी हम ले लेते हैं। तो इस तरह की खींचातानी भी सुनने में आती है। और जल साहब, यू आर राइट। वो फिर जारी बात है, हर सूबे का होता है कि हमें वो दे दी जाए, क्योंकि गिलगित बल्टिस्तान को और कश्मीर को मरकज देखता है, सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, और खैबर पख्तूनख्वा एक ऑटोनमस अदारा है जिसके फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेशन वो है। तो इमरान खान की हुकूमत थी तो उनको बहुत सारी फायदे भी दिए गए खैबर पख्तूनख्वा को इस हवाले से। सो खींचातानी तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। आई एग्री ऑन दिस, ये एक नेचुरल सी चीज़ है, और वैसे भी एक सॉर्ट ऑफ जेलसी भी होती है कि भाई मेरे सूबे को ज़्यादा मिले
और क्योंकि हमारे यहाँ पे हर चारों सूबों में किसी ना किसी की गवर्नमेंट है, तो ये चीज़ भी है। आप जरा क्योंकि आप एनालिस्ट हैं, आप क्योंकि मैं भी पढ़ता रहा हूँ इसके बारे में, सीपैक के ऊपर मैं रिसर्च कर रहा हूँ, तो मेरा आपसे मशवरा ये है कि आप बांग्लादेश की तरफ गौर फरमाएं। बांग्लादेश ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं, कुछ ऐसी चीजें की है जिससे कि बांग्लादेश ने मदद भी ली है, लेकिन बांग्लादेश आज श्रीलंका को मदद दे रहा है, फाइनेंशियल मदद दे रहा है। तो एक जो बांग्लादेश का मॉडल है, जिस तरीके से उन्होंने डेट को मैनेज किया है, जिस तरीके से वो इसको लेकर जा रहे हैं, वो एक गौर करने का मसला है। उसको उससे कुछ सीख लेनी चाहिए कि बिल्कुल सही कह रहे हैं जल साहब, ये आई आई 200% एग्री। बस ये हम पॉलिटिकली डिस्टेबलाइज हैं, प्रॉब्लम ये है। अदरवाइज व्हेन इट कम्स टू चाइना, पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज है वो वन व्यू ऑन चाइना कि हमें उनके साथ मिलके काम करना है। लेकिन जो ऑब्वियसली जो लोन मिला हुआ है वो एक अच्छी टर्म्स एंड कंडीशन पे नहीं मिला हुआ, सो वी हैव टू गो फॉर द डेट रिस्ट्रक्चरिंग। पिछले साल भी उन्होंने $4.5 अरब की डेट रिस्ट्रक्चरिंग की, अभी भी कुछ $6 अरब की डेट रिस्ट्रक्चरिंग वो करने जा रहे हैं। मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर ने करवा ली होगी अभी तक ये। सो वो आई थिंक द चाइनीज कॉन्सिडर पाकिस्तान ऑब्वियसली डिफरेंट फ्रॉम श्रीलंका, क्योंकि हमारी थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट हैं। लेकिन मैं आपकी बात से 100% मुत्तफिक हूँ। यू आर राइट एब्सोल्युटली। सो द फर्स्ट थिंग इज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, द सेकंड थिंग इज टू अचीव के इसको कैसे आगे लेके चलना है, क्योंकि अभी तो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, इधर से अमेरिका को गालियां दे रहे हैं, यूरोप को दे रहे हैं, उधर से इंडिया को दे देते हैं, आपस में एक दूसरे के अदारे लड़ रहे हैं, वो मामलात। सो हमें प्रॉब्लम एक्सटर्नल नहीं है एट द मोमेंट, द प्रॉब्लम इज जो है ना हमारा इंटरनल चैलेंज है। सो एज द इंटरनल चैलेंजेस ग्रोज, इमरान हुकूमत में आता है तो सारी जमातों को जेलों में डालता है, अपोजिशन में जाता है तो सड़कों पे आ जाता है। सो वो चीज नहीं मैटर हो रही कि हमने किसको किस तरह जो है ना वो करना है। नहीं, पर शायद हालात सुधरेंगे। यस, हमारे आप पड़ोस में हैं हमारे, थैंक यू, तो थैंक यू। हम चाहेंगे कि हालात अच्छे रहें, क्योंकि उसकी टेंशन इधर भी आ सकती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जनरल साहब, ये ऑब्वियसली जितने ज्यादा अच्छे हालात होंगे, स्टेबिलिटी जितनी अच्छी बॉर्डर पे हो उतना ही अच्छा है। इस तरह हम समझते हैं अफगानिस्तान में बेहतरी हो, आप समझते हैं यहाँ पे हो, क्योंकि आपके साथ श्रीलंका आपने देखा है वहाँ पे हालात क्या खराब हुए हैं। और इन इंडिया हेल्प श्रीलंका इन दैट मैटर एज वेल। तो यू आर राइट एज वेल, बट ये एक चीज़ है, मेरा ख्याल है ये लीडरशिप का काम है करने का। लोगों का तो काम है, ये तो देख रहे हैं लीडरशिप की तरफ के व्हाट काइंड ऑफ जो है वो सोच रहे हैं। तो कोई और क्वेश्चन है जल साहब आपका इस वाले से? बस यही पूछना चाहता था कि अभी क्रिकेट में क्या होगा, पाकिस्तान की टीम जाएगी सेमीफाइनल में? देखिए मुझे तो नहीं लग रहा है, मेरा ख्याल है जाएगी। इम्पोर्टेंट मैच तो हार मुश्किल है। गए वो। तो बस वो ये चीज़ है, अल्लाह करे कि खेलें अच्छा। वो मुझे पाकिस्तान की टीम के ऊपर, मैं तो मैच देखता नहीं हूँ फ्रैंकली, क्योंकि मुझे पता है मैं मैच देखता हूँ आखिरी 3-4 ओवर, वो भी पता चले मैच फंस गए। क्योंकि उससे पहले तो ये वो इतने घंटे इनका वेट करना, और ये बड़े अनप्रडिक्टेबल से हमारे खिलाड़ी हैं। सो रादर इनको वो देखना, इससे अच्छा बाद में झलकियां देख लो, खुश हो, जो ट्विटर पे मैच चल जाते हैं वो देख लो, बजाय इसके कि इनके लिए 2-2.5 घंटे जाया करो। सो आई डोंट वॉच क्रिकेट मच। लेकिन नहीं, सारी पर बात, आपकी आपकी टीम में टैलेंट है, जी जी और अच्छा टैलेंट, गेम होना चाहिए। हॉकी में भी आपके हैं, तो ये चीजें होनी चाहिए एक दूसरे के साथ। बिल्कुल और ऐसे अभी ही। तो एशिया कप भी होना है, यस, तो मुकाबले होने चाहिए। जी खेल जी, हम तो कह रहे हैं इंडियन टीम पाकिस्तान जरूर होने आए, पाकिस्तानी टीम इंडिया जाए, ताकि एक अच्छा तासुर बने, क्रिकेट हो। और आप देखें वो जो ऑस्ट्रेलिया में मैच हुआ है पाकिस्तान इंडिया का, दैट वाज ऑल पैक, जैम पैक्ड स्टेडियम। सो जस्ट बिल्कुल। इमेजिन कि दुनिया के किस कॉन्टिनेंट में मैच हो रहा है, लेकिन इंडियंस एंड पाकिस्तानीज आर एंजॉयिंग। सो आई थिंक द लीडरशिप needs to be active on this. They should listen to the voices of people. देखिए, आपने शायद ये फॉलो नहीं किया होगा, आपका एक जेवलिन थ्रो करने वाला है, और Yes, जो हमारा नीरज चोपड़ा वर्ल्ड चैंपियन है, they, उसने खास तौर पे उसको टिप्स देता है। तो yes, कहता है, खेल का मैदान तो खेल का मैदान है, हाँ, और तो उसमें भी काफ़ी टैलेंट है, उस ऐसा ही, खिलाड़ी में आपके। यस ऐसे ही, ऐसे ही। तो थैंक यू वेरी मच लेफ्टिनेंट जनरल केजे सिंह साहब, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। बहुत मेहरबानी, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, और बड़ा मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू कमर साहब, आपने हमारी थीसिस में भी मदद कर दी, तो जी हमें जी। लिखना पड़ेगा कि आपने तो ले ली है पीएचडी, तो जी, मेहरबानी आपकी, थैंक यू।
और आपके जो सुनने वाले उन सबको भी खुदा हाफिज। और महफूज रखिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। और ये तो बड़ी एस्पिरेशन है बहुत सारे यंग लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, बच्चों के लिए कि जनरल साहब ने पहले पूरी ज़िंदगी एज ए सोल्जर सर्व किया, फौज को अपनी पूरी ज़िंदगी दी, लेकिन बैठे नहीं और तालीम में आ गए और इल्म हासिल कर रहे हैं आज भी। एंड दिस एस्पिरेशन एंड ये इंक्वायरी की जो जस्तजू है आपके अंदर, दैट्स ऑब्वियसली अ मैसेज फॉर मेनी इन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड द वर्ल्ड। थैंक यू सर फॉर दैट एज थैंक वेल। यू जी, थैंक यू।